देखिए, इस पूरी अवधि में जो सबसे बड़ा प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है बच्चों का, वो ये पूछा जा रहा है कि आगामी दो बड़ी परीक्षाएं जो जून माह में है, पहला 13 जून को है और दूसरा आपका है 27 जून को। आईएएस का एग्जाम 27 जून को है यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट होना है प्रीलिम्स एग्जाम, और दूसरा है जो हमारा 13 जून को है। इन दोनों परीक्षाओं को लेकर बच्चों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। बच्चों को लग रहा है कि ये परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। आयोग के द्वारा स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं की गई थी, यहां तक कि यूपी पीसीएस ने तो सेंटर अलॉट करने को लेकर तैयारी और ज्यादा तेज कर दी है। लेकिन कल एक नोटिफिकेशन आया था यूपी पीसीएस का। कल का नोटिफिकेशन जो था ये एग्जाम पोस्टपोन करने के लिए था, और ये एग्जाम पोस्टपोन किस किस कौन कौन से कुछ एग्जाम को इन्होंने पोस्टपोन किया है। जो मई माह में आयोजित होने वाले एग्जाम थे, तो इन्होंने बोला है कि सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कोविड-19 के आसन्न संकट से दृष्टिगत रखते हुए मई माह में जो परीक्षाएं थी, पहली परीक्षा थी आपकी ये प्रधानाचार्य श्रेणी 2, उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक तथा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020, इतनी परीक्षाएं थी मई माह में। तो उनको तो इन्होंने यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूं, तो अभी बच्चों के मन में बड़ा डाउट बना हुआ है, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम कंडक्ट होंगे क्या जून के महीने में। जून 2021 के जो दो एग्जाम है, तो ये एग्जाम है आपके, मैं एग्जाम एक बार आपको दिखाता हूं, और इसको लेकर के हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसे हमें इनको लेकर के चलना है, ये चीजें मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। और तैयारी को लेकर क्या कर सकते हैं, परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। तो ये दो परीक्षाएं हैं, पहली आपकी यूपी पीसीएस की है 13 जून 2021 को, और दूसरी है 27 जून 2021 को यूपीएससी की। लगभग 50 से 60 दिन के आसपास में, इसी के बीच में टाइम बचा है। देखा जाए तो आइडियल, चूंकि आज जो है 1 मई में हम खड़े हैं, तो लगभग 55 दिन के आसपास जो है इस एग्जाम के लिए दिख रहे हैं हमें, 55 डेज इस एग्जाम के लिए दिख रहे हैं। और इस एग्जाम के लिए देखें तो इस एग्जाम के लिए आइडियल यदि देखें तो 40 दिन के आसपास इसमें बचे हुए हैं, ठीक है। 40 दिन इसमें है, 55 दिन इसमें है, ठीक है। तो ओवरऑल अब टाइम भी कम बचा है। बच्चों की स्थिति अभी उपापोह में, आपका दिमाग जो है आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तैयारी को क्या दिशा दें, कैसे दें। आसपास का माहौल आप लोग लगातार देख रहे हो कि माहौल अच्छा नहीं चल रहा है, हर तरफ से बैड न्यूज आ रही है, बाहर का माहौल बहुत खराब है, घर से बाहर नहीं निकलने के लिए लगातार आप लोगों से सभी लोग जिरह कर रहे हैं। तो ऐसे में इतनी बड़ी परीक्षाएं, एक तो इंडिया लेवल में होती है, यूपीएससी का एग्जाम ये 27 जून को है, और इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के बच्चे बैठते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या भी इतनी बड़ी है, और उत्तर प्रदेश के हालात मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बदतर हो जाएंगे अभी आने वाले दिनों में। जिस तरीके से सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव करवाए हैं, उसके कारण से सोशल डिस्टेंसिंग पूरे उत्तर प्रदेश में तहस नहस हुई थी, और उसके कारण से अब उत्तर प्रदेश में जो अभी बहुत सारे लोग तो उत्तर प्रदेश में चेकअप नहीं करवा रहे। मेरे को बहुत सारे लोगों के लगातार जो फोन आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि परिवार में सारे के सारे लोग इन्फेक्टेड है, लेकिन लोग चेकअप नहीं करवा रहे इस डर से, क्योंकि अभी चुनाव रिजल्ट आना है, चुनाव रिजल्ट से पहले करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी सब 2 मई का इंतजार कर रहे हैं, और इसके बाद देखिएगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना का विस्फोट होने वाला है बड़े स्तर का, ठीक है। चुनाव का जो हश्र होगा ना, वो बहुत बुरा होगा। तो मुझे लगता है कि यूपी की हालत अभी जो मई में अभी बहुत भयावह हो जाएगी। यदि हम कई सारे डॉक्टरों की सुने, जितने भी एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, सभी का कहना यह है कि 15 मई तक पीक आ जाएगा कोविड का। अभी पीक नहीं आया है, कम्युनिटी एक्सप्रेड हो चुका है, लेकिन अभी पीक नहीं आया। पीक आएगा 15 मई तक, 15 मई के बाद पीक आना चालू होगा। अभी देखो 3,86,000 के आसपास केस आए थे, 48,000 केस बंगलोर में एक दिन में आने शुरू हुए, सबसे हाईएस्ट जो है संख्या कर्नाटक स्टेट में हुई है। ऐसे करके 4 लाख, मान लीजिए 4 लाख के आसपास केस पहुंच गए आपके रेगुलर पर डे के। अभी ये केसेस की संख्या मेरे हिसाब से रियल जो डेटा है ये भी नहीं है। ये डेटा यदि देखें तो वास्तव में डेटा अभी बहुत ज्यादा होगा। हालत बद से बदतर है, हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, वैक्सीन की डोजेज नहीं है। महज ये एक बोल दिया गया है कि 1 मई से वैक्सीनेशन होगा 18+ का, लेकिन अभी वैक्सीन की डोजेज ही नहीं है, तो कहां से होगा। आपको मैंने जैसा कि 2-3 डेटा बताता हूं, आपको इसी से आइडिया लग जाएगा कि कंडीशन क्या है कंट्री की। हमारे यहाँ पे एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये संस्था लगभग हर महीने जो है 7 से 8 करोड़ जो है वैक्सीन के डोज बनाता है, कोविड शील्ड ये बना रहा है।
कोवैक्सीन की भारत बायोटेक के द्वारा उत्पादन कर रहा है। 1 से 1.5 करोड़ के आसपास की कैपेसिटी भारत बायोटेक की है। इस हिसाब से देखें तो हम उत्पादन जो कर रहे हैं 8 से 8.5 करोड़ की डोजेस का प्रति माह उत्पादन कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? प्रति माह 8 से 8.5 करोड़ का। हमें जो डोजेस चाहिए लगभग 180 करोड़ के आसपास डोजेस चाहिए इंडिया को, ठीक है, लगभग 180, क्योंकि डबल वैक्सीनेशन होना है। तो अभी 18+ आबादी की बात कर रहा हूं। यदि आप तब भी देखेंगे ना, जो अभी उत्पादन क्षमता है, अभी हो सकता है कि हम विदेशों से इंपोर्ट करें, जैसे कि हमने चालू किया, अभी स्पुतनिक आ जाएगी तो डॉक्टर रेड्डीज इंडिया में बनाएंगे और बाकी जो रसिया से मदद हो जाएगी, या अभी अदर बहुत सारे कंट्रीज में जहां पर जैसे अमेरिका की वैक्सीन है, यहाँ से संपर्क होगा। तो भी यदि केवल इंडिया की वैक्सीन के भरोसे हम रहते हैं तब भी हमें 22 से 23 महीने लग जाएंगे। भारत में एक कंडीशन और आपको बता रहा हूँ, 1-2 कंडीशन और, यहाँ पे 13 करोड़ डोजेज अभी चाहिए हमें 45 साल से ऊपर जो हमारे देश के नागरिक हैं जिनको लगी थी, मतलब दूसरा चरण जो था, अभी 13 करोड़ डबल डोज अभी लगी ही नहीं। आपके घर में भी हो सकता है गार्जियन को पहली डोज लग गई हो, दूसरी डोज ना लगी हो। तो अभी इंडिया में उत्पादन कितना हो रहा है? 7 से 8 करोड़, 8.5 करोड़। वैक्सीन को लेकर भ्रम बहुत ज्यादा है, सरकार ने अभी ट्रस्ट वर्दीनेस नहीं बना पाए भारत की वैक्सीन के ऊपर। मुझे समझ में नहीं आ रहा लोगों को भरोसा क्यों नहीं है। निगेटिविटी फैलाने वाले लोग बहुत ज्यादा है, मतलब कि वैक्सीन लगने के बाद से कोविड हो रहा है लेकिन उसका असर कम है, ये ध्यान रखिए। इससे ऐसा नहीं कोविड नहीं होगा, लेकिन असर कम है। तो वैक्सीन से कोई मौत नहीं हो रही कि वैक्सीन के कारण मौत हो रही है। जिनका वैक्सीनेशन हुआ है इससे डेथ रेट भी कम हुआ है देखा जाए। नहीं तो जो वर्तमान में कोरोना वायरस है ये बहुत ज्यादा घातक है, बहुत ज्यादा घातक है। तो ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर जो अफवाहें फैल रही हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं करवानी चाहिए, और एक कोई ये महाशय थे, अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, मैंने भी वैक्सीनेशन को लेकर डाला था। ये महाशय है, कुछ लोग अफवाहें बहुत तेजी से और फैला रहे हैं। मुझे नाम इन्होंने एग्जैक्ट, ऐसे लोग नाम नहीं लिखते, नाम लिखे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से इन्हें ट्रैक किया जा सके, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूँ ये कौन है महाशय। तो ये कुछ अफवाहें फैलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं बड़े स्तर पे। नागरिकों के साथ जो है कम से कम ऐसे भी लोग सक्रिय हैं और लोग ऐसे लोगों का भरोसा कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। और सरकार को चाहिए कि कम से कम छवि प्रबंधन जो है ना, जो एक होता है कि ट्रस्ट वर्दीनेस, एक विश्वसनीयता वैक्सीन की बनाने का काम भी गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट इसे बनाए और फालतू की अफवाहों में ना आप ध्यान दें ना अफवाहों को आप सुने। ये क्या नाम इनका, नीरू कुछ नाम है, नीरू डीएसएन करके नाम है। लोग कह रहे हैं लोग मर रहे हैं, प्लीज कोई वैक्सीनेशन मत करवाइए। ये कह रहे हैं वैक्सीन से लोग मर रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत कुछ छुपा रही है और सबसे पहले टीचर्स को खरीद रही है कि वह स्टूडेंट लोगों को जो है मूर्ख बनाए। मतलब इनकी ये मेंटालिटी के पर्सन है, इनके पास, मतलब मैं आपको कहूं कि ये रियल टाइम, ये वास्तविकता नहीं है। ऐसा कहीं कुछ नहीं कि वैक्सीन से लोग मर रहे हैं। ये कुछ लोग ऐसे चंद लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या तो हो सकता है ये पॉलिटिक्स कर रहा होता है, राजनीति करना होता है। नहीं तो मुझे एक चीज बताइए, क्या देश में इतनी बड़ी संख्या में जो वैक्सीनेशन हुआ है ना, सबने करवाया वैक्सीनेशन। फ्रंट लाइन जो आपके जितने भी डॉक्टर्स हैं, इन्होंने पहला वैक्सीनेशन इनका हुआ डॉक्टर्स का। फिर जो इंडियन आर्मी के जितने भी जो इंडियन आर्मी को हुआ, जो हमारे पुलिस हुआ है, सबको पुलिस में हुआ, सबको हुआ है। तो ऐसे तो फिर सब खत्म हो जाने चाहिए। थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखिए, लॉजिक वाली बात है। ऐसे तो फिर कोई बचना ही नहीं चाहिए ना, कोई नहीं बचता ऐसे में, सब खत्म। और हम इंडिया अपनी आर्मी को खत्म कर देंगे, भारत की आर्मी को खत्म कर दिया जाएगा, है ना। अपने डॉक्टर्स को हम खत्म कर देंगे। फिर हमारे जो बुजुर्ग हैं 45 से ऊपर कितने लोग लगा लिए, बहुत सारे लोग लगा लिए। जो डेथ हो रही है उसका जेन्युइन रीजन कोविड नहीं है, अदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, उसके कारण हो रही है। और जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है निश्चित तौर पे उनको प्रभाव कम हो रहा है। इस चीज को भी समझिए, कोविड का ये संक्रमण बहुत ज्यादा घातक हो जाता है यदि हम, अभी देखिए इस हमारी उम्र को क्यों कोविड-19 बहुत ज्यादा प्रभाव का, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारी उम्र को वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं। अभी 18+ को वैक्सीनेशन होगा तो देखिएगा कि बहुत तेजी से रुके गए। वैक्सीन ही भारत को बचाएगी। पूरे विश्व के देशों ने अपने अपने कंट्री में वैक्सीन लगवाई है और इंडिया में कोविशील्ड इंडिया का फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसा नहीं कि अपने देश के नागरिकों को सरकार इस तरीके से मार देगी, राज्य सरकारें इस
तरीके से मार देगी, बड़े स्तर का नरसंहार कर देगी। ये पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं कुछ, जो इस तरीके से भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। तो ऐसे लोगों से आप सभी को बचना चाहिए और अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि देश की सेना को भारत सरकार नहीं मार देगी, देश के डॉक्टरों को भारत सरकार नहीं मार देगी। ऐसी मेंटालिटी वालों को तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता कैसे लोग हैं ये, किस तरीके से ये कर रहे हैं। जिन लोगों ने शुरुआत में यदि हम इतनी गति बढ़ाते वैक्सीनेशन को लेकर, शुरुआत में हम शिथिल थे सब लोग, प्रधानमंत्री ने खुद वैक्सीनेशन लगवाया है कि नहीं लगवाया है। दिक्कत बस ये है कि कहीं ना कहीं पे वैक्सीन के ऊपर भरोसा जताना होगा और इस पे बड़ी तेजी से बढ़ चढ़ के भागीदारी करनी होगी सभी को, ठीक है। तो वैक्सीनेशन अभी 1 मई से आज से चालू तो करा दिया, लेकिन अभी देश के विभिन्न हिस्सों में है नहीं। मैं आपको जैसा कि बता रहा हूं, कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में वैक्सीनेशन हो रहा है। अभी धीरे धीरे इसे बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते कई महीने बीत चुके होंगे। एग्जाम तो हमारे जून में है ना। छत्तीसगढ़ वैक्सीनेशन, वहां पे अभी वैक्सीन नहीं पहुंची है। पंजाब में वैक्सीन नहीं पहुंची, लेकिन अभी सीरम इंस्टीट्यूट कह रहा है कि हम जल्दी जल्दी प्रयास करेंगे। दिल्ली ने भी इसको डिले किया वैक्सीनेशन को, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में भी वैक्सीन नहीं है। यही हाल कर्नाटक का है, यही हाल आपका महाराष्ट्र का है, यही हाल हर जगह पे वैक्सीन अभी नहीं, उपलब्धता नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है, इतना आसान नहीं होता बोल देना, ठीक है। सरकार की कुछ गलतियां जरूर हुई हैं कि इन्होंने एक्सपोर्ट बड़े स्तर पे किया है, भारत के नागरिकों को प्राथमिकता पहले नहीं दी, ये सारी चीजें एक तरफ है। लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं इसमें ये सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर है हमारे सामने कि अब हम 18+ को वैक्सीन के लिए प्रमोट कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि अब चलो कम से कम एक प्रेशर बनेगा और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं किया गया, ये बात सत्य है, लेकिन हमारे पास अभी अल्टरनेटिव यही है कि जो भी है उस पर भरोसा जताएं और उस पर सहयोग करें सरकार का, ना कि इस तरीके की निगेटिविटी फैलाएं। पहले चीज तो ये। दूसरा, परीक्षाओं को लेकर देखो, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं। जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, मैं एक्सपर्ट की बात कर रहा हूं, एक्सपर्ट कह रहे हैं 15 मई तक पीक आएगा। इसके बाद केसेस बहुत तेजी से गिरेंगे क्योंकि वैक्सीनेशन की गति बढ़ेगी और दूसरा केस भी गिरेंगे। तो कहना है कि 13 जून तक या फिर 27 जून तक केसेस की संख्या 1 लाख के आसपास आ जाएगी, ऐसा इनका कहना है। ऐसा लगता नहीं है, मुझे तो लगता है कि 15 मई पीक क्या होगा, अभी आने वाले समय में हो सकता है कि केसेस 10-10 लाख पर डे आए, जिस कंडीशन में इंडिया पहुंच गया है। सही से यदि करा दे चेकअप, आज एक दिन में 10 लाख निकल आएंगे। लोग तो चेकअप भी नहीं करा रहे और चेकअप लोग कर भी नहीं रहे अस्पतालों में। मैं एक चीज और बताऊं, RT-PCR चले जाइए, 7-7 दिन लग जा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही आपकी। RT-PCR किया भी नहीं जा रहा है। अब तो एक टाइम स्लॉट बना दिया इन्होंने, उस टाइम स्लॉट में करवा पाए तो ठीक है, नहीं करवा पाए तो नहीं करवा पाए। तो ये कंडीशन है, हर जगह भी चेकअप की वो स्थिति नहीं है जो चेकअप होने चाहिए। चेकअप नहीं हो रहा है, चेकअप करवाइए, एक दिन में आपको 10 लाख केस निकला है तो बता दीजिएगा। और हर जगह डेटा भी छुपाया जा रहा है, तो ओपन डेटा 4 लाख का आ रहा है, तो समझिए कंडीशन रियल में क्या होगी सबको पता है। तो ऐसे में केसेस बढ़ेंगे और मेरे हिसाब से एग्जाम डिले होने चाहिए, एग्जाम बढ़ने चाहिए। एग्जाम होने का कोई मतलब नहीं है, इस समय एग्जाम नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। सरकार को चाहिए कि एग्जाम नहीं करवाए इस दौरान। और मैं आपको सही बताऊं, इस समय जो कोर्ट काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिव दिख रहा है। और अभी मद्रास हाई कोर्ट का आप लोगों ने सुना होगा, मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत लताड़ लगाई और उसने कहा कि निर्वाचन आयोग इन सब के लिए जिम्मेदार है। जो आज भारत में हो रहा है, लोग मर रहे हैं इतनी तेजी से, ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम है, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एकमात्र संस्था है, वो है भारत सरकार। क्यों है भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार संस्था? भारत सरकार नहीं, इसके लिए जिम्मेदार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि यदि चाहता तो निर्वाचन आयोग इसको रोक सकता था। निर्वाचन आयोग चाहता तो चीजों को थोड़ा सा किसी तरीके से मैनिपुलेट करता। और जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, सरकारी कर्मचारी कोविड पॉजिटिव हुए, खत्म हुए हैं, ऐसे में जो है आप समझिए, ऐसे में मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए। जो इनके अधिकारी कर्मचारी हैं, जो जितने भी IAS IPS अधिकारी बैठे हुए हैं, जो निर्वाचन आयोग के निर्देशों का जबरदस्ती पालन करवा रहे थे, इनके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगने चाहिए। ये बात कही मद्रास हाई कोर्ट ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज, है ना। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में, और अब मजे की बात, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने बोला कि कम से कम 5 जो बड़े जिले हैं जहां पर कोविड के केस बहुत आ रहे हैं, यहाँ पे संपूर्ण लॉकडाउन लगाइए। उसमें से आपका लखनऊ था, बनारस था, गोरखपुर था, गाजियाबाद, प्रयागराज, ये सारे जिले थे। लेकिन महोदय, चूंकि अभी इस समय पंचायती राज चुनाव है, महोदय सुप्रीम कोर्ट चले गए, स्टे लगवा दिया, लॉकडाउन नहीं लगा। अभी मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का सुन रहा था, कल परसों का डिसीजन है, हाथ जोड़ रहे हैं सरकार के सामने कि 14 दिन का लॉकडाउन लगा दीजिए, हम हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, क्योंकि अब नहीं लगाएंगे तो फिर कंडीशन क्या होगी। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कल का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद, अभी उत्तर प्रदेश में 3 दिन का लॉकडाउन हो गया है,
सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन का लगातार लॉकडाउन, ये लगातार बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है मई के बाद ये, मई में हो सकता है कि रिजल्ट के बाद ये बढ़ाएं, या पीक जब आएगा, पीक के टाइम पे इनको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। तो यदि ये सब कंडीशनिंग आती है तो ऐसी कंडीशन में भी एग्जाम पोस्टपोन, मेरे हिसाब से एग्जाम पोस्टपोन ही होना चाहिए। एग्जाम को नहीं करवाना चाहिए जून के महीने में, एग्जाम को आप फिर से अक्टूबर तक करवाइए, होना तो यही चाहिए। और इसके लिए साझा प्रयास भी हम सबको करना चाहिए। यदि यूपीपीसीएस अभी जिस तरीके से इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन में बोला कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्जाम करवाना है तो नए सेंटर चाहिए, वो सब के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक नोटिफिकेशन अभी आया था। तो इनकी मंशा तो पूरी दिख रही है, लेकिन कल का नोटिफिकेशन ये दिखाता है कि स्थिति गंभीर हुई है। देखो कल का नोटिफिकेशन है, कल जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है कि मई के सारे एग्जाम इन्होंने रद्द किए हैं। ये यूपीपीसीएस का बता रहा हूं मैं, मई के सारे एग्जाम इन्होंने रद्द किए हैं। ठीक है, ये मई के सारे एग्जाम इन्होंने रद्द किए हैं। तो पॉसिबल ये हो सकता है कि शायद ये जून में भी यदि कंडीशन बिगड़ेगी तो एग्जाम रद्द कर देंगे। लेकिन ये गलत तरीका है कि आप 30 अप्रैल को आकर के बता रहे हैं कि मई के एग्जाम रद्द होंगे। ये गलत तरीका होगा कि आप 30 मई को आकर बताएंगे कि एग्जाम रद्द होंगे। बेहतर होगा कि आपको अभी से बच्चों को बता देना चाहिए। लोग सब प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, बच्चों का सब बहुत सारी चीजें हैं। लोग घर नहीं जा रहे हैं, अपने इस कंडीशन में घर नहीं जा रहे हैं। लोग आराम से सिर्फ इस चीज के लिए ताक लगाए बैठे हैं कि एग्जाम ना हो जाए। लोग, बहुत सारे बच्चों के लास्ट अटेम्प्ट तक हैं। तो ऐसे में बहुत क्लियरिटी करना चाहिए आयोग को। आयोग की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो। संघ लोक सेवा आयोग ने भी एग्जाम को पोस्टपोन किया। अभी आपने देखा कि एक एग्जाम इन्होंने पोस्टपोन किया, उसका ईपीएफ होगा। तो यदि एग्जाम पोस्टपोन किए जा रहे हैं तो संभावना हो सकता है कि ये टल भी जाए। लेकिन यदि ये बात सत्य होती है कि पीक की जो अवधि है, पीक आपका मान लीजिए ये 15 मई बता रहे हैं, और ये बात सत्य होता है कि 1 लाख केस बचते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एग्जाम करवाया भी जा सकता है। तो डोलड्रम की कंडीशन है। आयोग आपको हो सकता है बताते 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 15 मई का टाइम ले ले या उससे ज्यादा ले ले। ऐसे में हम रिस्क नहीं ले सकते। हमारे पास 40 दिन बचे हैं यूपीपीसीएस के, और हमारे पास 55 दिन बचे हैं यूपीएससी के। तो देखो, आप लोगों को तो इन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, ज्यादा निगेटिविटी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपको तो अपना कंटिन्यू पढ़ते रहना है, आपको तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एग्जाम जब होंगे तब होंगे, क्या होंगे मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी फर्क पड़ता है चीजों को। अब देखो, ये तो रही ये बात कि एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, ये पूरा का पूरा दारोमदार आयोग का है, अभी स्पष्ट किसी का नहीं है। मेरे हिसाब से यदि कहे तो एग्जाम नहीं होना चाहिए, एग्जाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, करवाना ही नहीं चाहिए एग्जाम। ये बहुत बड़ी विपदा तैयार कर देंगे यदि परीक्षाएं कराएंगे इस तरीके से। सारे एग्जाम कैंसिल होते जा रहे हैं, ये दोनों एग्जामों को भी कैंसिल करवाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी यदि एग्जाम होते हैं तो आपको एक रणनीति बना के रखना चाहिए। आप इसमें रिस्क नहीं लेंगे। देखो, सेंटर में जाएंगे तो सेंटर में जाने के बाद वहां पर आप पूरा ख्याल रखेंगे, आपको ये बात तो हो जाएगी, ज्यादा दिक्कत नहीं है कि आप डबल मास्क लगा के जाए। आप जैसा भी हो, आयोग भी कोशिश करेगा कि चीजें होंगी। लेकिन अब सेंटर दूर दूर जाते हैं, दूर दूर जाए में आवागमन को लेकर क्या करेंगे? यदि लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन में भी शायद ट्रेनें फिर बंद कर दी जाए, क्या पता क्या होने वाला है भविष्य में। यदि ट्रेनें बंद होंगी तो फिर निश्चित तौर पे चीजें बंद ही हो जाएंगी। तो संभावना दोनों तरीके की हो सकती है, 50-50 चांस मान के चलिए। अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन आने वाले 2-4 दिनों बाद स्पष्ट भी हो जाएगा कि एग्जाम कंटिन्यू होंगे, एग्जाम नहीं होंगे। एडमिट कार्ड जब आएंगे उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे संभावना ये लगती है कि एग्जाम ना होने चाहिए और आयोग भी शायद एग्जाम ना कराएं। लेकिन यदि एग्जाम होते हैं तो आपको एक रणनीति के तहत चलना होगा। आपको अभी से ही अपनी एक स्ट्रेटजी क्रिएट करनी चाहिए कि 60 दिनों में हमें कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, किस तरीके से हमें आयोग के इस एग्जाम को अच्छे से निकालना है, चाहे यूपीपीएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मेट बनाया है 3, ये सब्जेक्ट वाइज आपको स्टडी कैसे करनी है, इसको लेकर आपको अभी से प्लानिंग बनानी चाहिए। यूपी वाले बच्चों को 40 डेज की प्लानिंग बना लेनी चाहिए। जब एग्जाम डिले का नोटिफिकेशन आ जाएगा, देखो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक तो हम मानने वाले नहीं है, आप भी नहीं मानने वाले कि एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। जब तक आयोग ही आके क्लियर ना करे तब तक हम क्या माने। या फिर अभी कुछ लोग कोर्ट गए हैं, शायद मेरे ख्याल से यूपी वाले में तो कुछ लोग जा भी चले भी गए हैं। तो अभी कोर्ट के क्या डिसीजन आते हैं, कोर्ट के कई बार डिसीजन माने जाते हैं, नहीं माने जाते हैं, है ना। बाध्यकारी तो है नहीं ना, सरकार के ऊपर है, सरकार अपने हिसाब से चीजें देखती है। तो कहीं ना कहीं पे एग्जाम को लेकर के जो समय आएगा वो देख लिया जाएगा। लेकिन अभी आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के चलिए, उस स्ट्रेटजी का अनुपालन करिए। समय ज्यादा दिन नहीं बचा है। तो हमारे पास 55 दिन आईएएस एग्जाम के लिए हैं। देखो सब्जेक्ट वाइज संस्था में सारी चीजें लगभग हमने करवा दी, काफी तब 50% तो हमारा हो गया है। बचेगा 50%, वो भी अब गति में अब आ जाएंगे। जब सारे टीचर आ जाएंगे आपके,
जैसे ही सारे आ जाएंगे हम एक साथ 6 क्लास भी ले लेंगे, आप टेंशन ना लो। मंडे से 3 क्लासेस हैं आपकी, एक साथ 3 क्लास है। हम कोर्स कंप्लीट करा देंगे बिल्कुल ऑन टाइम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ऑन टाइम आपका कोर्स इसी 31 मई तक कंप्लीट करा के रख देंगे, दिक्कत लेने की। पॉलिटी आपकी कंप्लीट ही हो गई है, हिस्ट्री में आपका मॉडर्न बचा है, मॉडर्न भी अभी मैंने आपको भेज भी दिया था। ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी बची है, वो भी हो जाएगी। बाकी आपका एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमी आपकी चल रही थी, साइंस में आपका बायो का सेक्शन हो गया, फिजिक्स का सेक्शन अभी चालू कर देंगे। फिजिक्स की क्लासेस भी रिकॉर्डेड भेज दी गई थी आप लोगों को। सी साइड की क्लासेस आपकी आज से चालू हो जाएंगी, 1-2 क्लासेस पहले हो गई थी, ठीक है। करंट अफेयर्स बचा है तो करंट अफेयर्स भी अभी हम शुरू कर देंगे। तो हम आपकी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं और कंटिन्यू हो जाएंगी। लेकिन अब हमें क्या करना है, तो देखो, एक तो हम मंडे से मैं आप लोगों के वीकली टारगेट चालू करूंगा। अभी जब तक क्लियर नहीं है तब तक हम वीकली टारगेट चालू करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी जितने सब्जेक्ट है मैं आपको करवा दूं। ये टारगेट जो वीडियो आपको क्रैश कोर्स में कराए गए उनका दिया जाएगा, और आपको कुछ सेल्फ स्टडी में घटना चक्र की बुक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी पढ़ने होंगे। और ये करंट अफेयर्स का कंटेंट है, करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए देखो, वार्षिकांक कभी कोई आया नहीं है, खास वार्षिकांक कभी आपका आया नहीं है। यदि एग्जाम आपके टाइम पे होते हैं, सही समय पे होते हैं, इसी टाइम पे एग्जाम होते हैं। देखो, एक तो विजन आईएएस आपको पता होगा, विजन की कुछ मैगजीन है, अच्छा है इनका करंट अफेयर्स अच्छा है। तो इनकी 2 मैगजीन आ चुकी हैं, है ना, इनकी 2 मैगजीन आ चुकी है। मैं दोनों मैगजीन आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। इनकी 2 मैगजीन आ गई हैं, ठीक है, 2 मैगजीन आ गई हैं इनकी। तो एक आपकी पॉलिटी की आ गई, एक इकोनॉमी की आ गई है। ये आप लोगों के बैच में और आप लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, आज़ादी अकेडमी के टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग ये वाली मैगजीन भी देख लीजिएगा, ये भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा मामला, ठीक है। तो मैं अभी आपको 2 ही आई हैं, मेरे ख्याल से आ जाएंगी मई में, और कुछ आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो है आपको जो है एक चीज़ और बता दूं, रिकॉर्डेड नहीं, हम लाइव क्लासेस भी रखेंगे, बाकी रिकॉर्डेड भी जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वो भी आएंगे आप लोगों को। मई में मैं आपको एक मास्टर वीडियो दे दूंगा, मई में ही आपको एक मास्टर वीडियो। एग्जाम हमारा राइट टाइम पे होता है, पहले तो हम यही मान के चलते हैं कि एग्जाम की शायद अवधि यही रहे, क्योंकि आयोग अंत समय तक अभी बताने वाला नहीं है। तो हम अभी इसी को मान के चलते हैं और इसी को ही लेना है प्रॉपर, ठीक है। ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना, जितना बताऊंगा उतना ही पढ़ना है आप लोग को, ज़्यादा के चक्कर में पढ़ना नहीं है आप लोग को, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। वार्षिकांक पढ़ेंगे, एक तो परीक्षा बंधन का लक्ष्य आता है उसे पढ़ेंगे। एक वार्षिकांक की मैगजीन मैं आपको खुद भी दूंगा, संस्था की भी वार्षिकांक की मैगजीन आएगी, उसमें डेटा पूरा फैक्चुअल डेटा होगा करंट अफेयर्स की। ये आपको हम लास्ट में देंगे रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए पीडीएफ नोट्स देंगे आपको, ठीक है। क्विक रिवीजन के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, उससे चीजें। तो हमें जो है एक प्रॉपर इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस समय को बर्बाद ना करें। इस समय के साथ जो है ये जो सब्जेक्ट आपके हैं, देखो ये सब्जेक्ट हैं जो आपकी प्रीलिम्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। पहला आपका हिस्ट्री है, ये सारा संस्थान के द्वारा कराया जा चुका है। इनके वीडियो टारगेट आप मंडे से मैं प्रॉपर टारगेट देना चालू करूंगा आप लोगों को, ठीक है। और ये वीकली टारगेट होगा, वीकली आपको कितना करना है, क्या करना है, सारा कुछ एक टारगेट होगा। तो आपको ये सब्जेक्ट है हमारे। और इसके बाद जो है इसमें मैं शुरुआत जो करूँगा वो इंडियन पॉलिटी से शुरुआत करूंगा आपकी। इसमें एक बुक आपकी रहेगी, वो घटना चक्र की बुक जो है वो रहेगी इसमें, पिछले साल के क्वेश्चंस की, और साथ ही जो संस्था में रिकॉर्डेड क्लासेस आपको भेजी गई हैं। बस ये 2 चीज़ें रहेंगी तो सब्जेक्ट हमारा बहुत मजबूत हो जाएगा, पीटी ओरिएंटेड। हमने सारा डिटेल में पूरा पढ़ा है हर एक सब्जेक्ट में। तो आपका रिवीजन अब फास्ट हम करेंगे, और मैं इसमें आपको वीकली टारगेट देने वाला हूँ प्रॉपर हर सप्ताह का, यानी मंडे को आपको पहले दिन का टारगेट मिलेगा हर पहले सप्ताह का। फिर हर वीक का तो हमारे पास अभी है पर्याप्त, 4 सप्ताह तो इसी महीने में है, और इसके बाद फिर 2 सप्ताह उधर मिल जाएंगे। तो 6 सप्ताह में हम हर सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है, थोड़ा सा फास्ट करना है, समय ज़्यादा है नहीं। और यदि आगे एग्ज़ाम बढ़ता है तब तो फिर हम उसको सदुपयोग कर लेंगे, उसी हिसाब से इस वीक को तब यूटिलाइज कर लेंगे। तो आपको जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, लगभग मैं 8 से 10 घंटे का आपको टारगेट दूंगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको कम से कम 4 घंटे का टारगेट ये, और 6 घंटे का ये। बाकी करंट अफेयर 4 घंटे का मान लो ये हो गया आपका, 4 घंटे का ये हो गया, 2 घंटे की करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स इन सभी को, तीनों को मिक्स करेंगे। जब मिक्स करेंगे तो सारी चीजें होनी हमारी चालू हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा आपका, A to Z सारा कुछ यहाँ से होगा। और एग्जाम अच्छा जाएगा आपका, ये मैं गारंटेड कहता हूँ, एग्जाम आपका बुरा नहीं जाएगा।
ठीक है, तो अब समय कम है और चीज़ों को थोड़ा सा गति के साथ लेना है, समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे साथ होंगे क्रैश कोर्स के बच्चे, आप लोगों को निश्चिंत रहना है। आप लोगों के लिए प्रॉपर वर्क यहाँ पर अब किया जाएगा पूरी गति के साथ। मैंने पूरी रणनीति बना ली है। मंडे से आप लोग रेडी रहिएगा। मंडे से मैं आपको पूरा कंप्लीट जो है एक टारगेट वाइज पूरा टारगेट और पूरी स्ट्रेटजी के साथ आप लोगों को मैं क्लासेस कराऊंगा। आप लोगों को इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहना है, किसी भी तरीके से आपको परेशान नहीं रहना, किसी भी बच्चे को। क्लियर है? किसी भी बच्चे को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपकी क्या कैसे आपको 60 दिन और जो आपके 55 दिन और 40 दिन है, इसको मैनेज कराने के लिए मंडे से मेरे वीकली टारगेट आएंगे। उसमें मैं आपको जो रिकॉर्डेड क्लास है, जो आपकी क्रैश कोर्स की रिकॉर्डेड क्लास है, उस क्रैश कोर्स की रिकॉर्डेड क्लास उसको आप लोग देखेंगे। और इसके बाद जो आपको घटना चक्र है, उसमें आपको सभी के पास घटना चक्र होनी चाहिए। और यदि घटना चक्र नहीं है आपके पास, या जो भी आपके पास नहीं है, आप आज़ाद पब्लिकेशन से संपर्क करिएगा, या फिर हमारी जो वेबसाइट है www.thebookindia.com या www.azadpublication.com, यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। या फिर संस्था का जो आज़ाद पब्लिकेशन का नंबर है या संस्था का ऑफिशियल नंबर है, आप कॉल कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। पब्लिकेशन का कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको चाहिए पब्लिकेशन का, तो आपको बुक और नोट्स, क्योंकि आप लोग घर जा चुके हैं तो बुक और नोट्स के लिए परेशान नहीं होना। संस्था को कांटेक्ट करके आपको बता देना है। यदि संस्था में होगी तो आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगी, नहीं होगी तो 1-2 दिन बाद उपलब्ध करा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पब्लिकेशन का कांटेक्ट नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना। मैं पब्लिकेशन का कांटेक्ट नंबर और यहाँ से वेबसाइट भी, आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे सभी एप्लीकेशन पे ये हमने लगवा दिया है, ठीक है। पब्लिकेशन का कांटेक्ट भी लगा हुआ है यहाँ पे, ये आज़ाद पब्लिकेशन कांटेक्ट। आप लोग नंबर लिखना चाहो तो लिख लो 8929821970, या फिर www.azadpublication.com या www.thebookindia.com, ठीक है। इजीली आपको सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। और ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है 8929821970। जो आपको चाहिए आप फ़ोन कर दीजिए, यदि अवेलेबल होगा तो ठीक है, नहीं अवेलेबल होगा तो आपको लिख ली जाएंगी और बुक्स आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो चलिए फिर मैं अब आपको क्लासेस शुरू करता हूँ, इसलिए मंडे से मेरे साथ तैयार हो जाना है। मंडे से आपको शाम को मैं 1 वीक का टारगेट दे दूंगा, वीकली टारगेट के हिसाब से आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आपको आपका ही जो कंटेंट हुआ उसको रिवाइज कराना अगेन, क्योंकि रिवीजन का खेल बहुत ज़्यादा है। करंट अफेयर्स को लेकर क्या पढ़ना है, कौन सी मैगजीन होगी, कितने क्या PDF पढ़नी है, वो सारी चीज़ें उपलब्ध करा दूंगा सब आपके बैचेस में। और तीसरा जो है ये घटना चक्र की मैगजीन, ये आपके पास होनी चाहिए बुक। देखो ये 8 वॉल्यूम है, इतिहास की है, राज्य व्यवस्था की है, भूगोल की है, विज्ञान की, अर्थव्यवस्था की, पर्यावरण की, राज्य विशेष, समसामयिक विशेष, ठीक है। तो इसमें से आपके पास इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, इतनी तो होनी चाहिए। 6 आपके पास होनी चाहिए। करंट की लेने की जरूरत नहीं है, करंट हम पूरा फ्रेश पढ़ेंगे। तो करंट के लिए मैं जितना आपको बताऊंगा, मंडे से हमारी एक प्रॉपर चालू हो जाएगी क्लासेस। मंडे से मैं आपको टारगेट दे के जाऊंगा, आप ही के इस पे टारगेट दूंगा, यहीं पे आकर के आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है आप लोगों को, और फिर इसके बाद आपकी क्लास चालू करूंगा, ठीक है। तो रेडी रहिएगा सभी लोग रेडी रहिएगा। और मंडे से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ हमारी क्लासेस चालू हो जाएंगी। 3 क्लासेस आपकी मंडे से होंगी संस्था में, ठीक है। क्रैश कोर्स वाले बैच में 3 क्लासेस होनी चालू हो जाएंगी, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं।